हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर सुपरफास्ट बुलेट रिवीजन के तहत आज हम बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से जो आपका पेपर 1 है, आरंभिक स्तर पर पठन लेखन कौशल और गणितीय क्षमता का विकास। यहाँ पर ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको लेकर के आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं 106 नंबर का सवाल। इसमें इन्होंने पूछा है लेखन का अर्थ बताइए। बीटीसी 2016 में ये सवाल आपका पूछा भी गया था। 1 नंबर के आपके क्वेश्चंस होते हैं जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हो या फिर आप वेरी शॉर्ट को लेकर के बात करते हो। आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। डेट शीट बिल्कुल से चेंज नहीं होने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 106 क्वेश्चन को लेकर के, कहते हैं कि मन के भावों या फिर जो विचार होते हैं या विचारों को लिपिबद्ध जो करते हैं, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को हम लेखन कहते हैं। जैसे होता ये है कि हमारे मन में क्या कुछ भाव, क्या कुछ हमारी फीलिंग्स हैं, क्या कुछ हमारा थॉट प्रोसेस है, क्या कुछ हमारे थॉट्स हैं, जो विचार हैं, अगर उन्हें हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लिख करके, तो इसे हम लेखन कह देते हैं, या लेखन के अर्थ में ये चीज़ जो है वो हमारी शामिल होती है। दूसरा सवाल है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियाँ होती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं? उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की श्रेणियों को इन्होंने पूछा था। स्पर्श व्यंजन होता है आपका, अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है। अगर आपसे मैं बात करूँ यहाँ पर स्पर्श व्यंजन को लेकर के, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप बात करते हो का, चा, टा, ता, पा, का च तब करके, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में ये आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या देखने को मिलेगी 25। ऐसे ही जब आप अंतस्थ व्यंजनों को लेकर के बात करते हो, अंतः अस्थ, अस्थ मतलब स्थान होता है, अंतः मतलब अंदर, जिनके उच्चारण का जो स्थान है वो अंदर की तरफ हो, तो ऐसे में अंतस्थ होते हैं। 11 लावा को आप इसमें शामिल कर देते हो। वहीं अगर मैं ऊष्म व्यंजनों को लेकर के बात करूँ तो शा, शा, साहा, ये आपके ऊष्म व्यंजन में शामिल होते हैं, यहाँ में देखने को मिलते हैं। तो अगर ये आपका चूँकि वेरी शॉर्ट में था तो आपने 3 चीज़ें लिख दी, आपका काम हो गया। अगर ये शॉर्ट में भी पूछ लेता है तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बस इतना आप लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें 108 आयोगवाह के 3 प्रकार। इसमें अनुस्वार होता है आपका, अनुनासिक होता है और विसर्ग होता है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग होता ये है जब आप बिंदी की बात करते हो। कोई भी चीज़ है जब हम बिंदी लगा करके बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा कंस करके मैंने बोला, तो वहाँ पर अनुस्वार चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैंने बोला चांद, चांद में चा के ऊपर जो है वो चांद बिंदी आपको देखने को मिलती है, चंद्र बिंदु जो है वो देखने को मिलता है, तो ऐसे में उसे आप अनुनासिक कह देते हो। और जब विसर्ग की बात करते हो, जो अंग और आह करके हैं वो हमारे विसर्ग में देखने को मिलते हैं। तो ये बातें जो है वो आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। 109 की बात कर लेते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द के बारे में आपसे पूछा है कि जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन हो रहा हो। देखिए विकारी शब्द, इन्हें हम ऐसे में बोलेंगे, अगर लिंग के हिसाब से जब आप आप बात करते हो आप स्त्रीलिंग को लेकर के, आप पुल्लिंग को लेकर के बात करते हो, उसके हिसाब से वचन, वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, संख्या के अनुसार अगर बदल रहा हो, और अगर कारक के अनुसार कोई भी चीज़ बदल रही होती है या प्रयोग चेंज हो रही होती है, तो उसे हम विकारी शब्द बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी प्रकार से एक अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द भी जान लीजिए। अविकारी शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। ह्रस्व स्वर ही पूछ लिया है यहाँ पर, तो ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों की जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में, वो उसकी संख्या होती है 4। तो आ, ई, उ, री, ये आपके 4 जो है वो ह्रस्व स्वर में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, या मूल स्वरों में आपको देखने को मिलेंगे। 111 में इन्होंने क्या पूछा है? कहते हैं बलाघात क्या होता है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बीटीसी 2016 में पूछा गया था। तो ये कहते हैं कि बलाघात मूल शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षातः अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर, शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर और शक्तिशाली होते हैं। तो ये जो बातें लिखी हुई हैं इसको हम थोड़ा आराम से समझते हैं, अलग तरीके से समझते हैं। देखिए होता ये है जब हम अपनी बात को जोर दे करके बोल रहे होते हैं, जैसे आरोह अवरोह आपने सुना होगा, बात को उठा करके बोलना, तेज़ी से बोलना आरोह, और जब थोड़ा आप धीमे हो रहे होते हुए, जो शिक्षक है अगर वो धीमा हो रहा होता है तो उसे हम अवरोह कह देते हैं। तो ये जो आरोह अवरोह की बात है, बात को जब हम तेज़ी से थोड़ा अपना एक उच्च स्वर में जब हम बोल रहे होते हैं तो इसे ही हम बालाघात कह देते हैं। आप समझ रहे हैं। और आगे ध्वनि विज्ञान को लेकर के उन्होंने वही स्पष्ट किया है कि ध्वनि को अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठा करके, ऊंचा उठा करके बोलेंगे तो वो बल आघात,
अपने ध्वनि में बल लगा करके आधा आघात देना, चोट पहुंचाना, यानी कि थोड़ा तेजी से बोलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 1, 1, 2 जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, उनके नाम लिखिए। तो संवृत होते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, संवृत होते हैं, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से सवाल। ई उ आपके ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ है और दीर्घ उ दिया हुआ है। अर्ध विवृत दिया है ऐ ओ और आ दिया हुआ है। विवृत में आपका दीर्घ आ आता है। वहीं अर्ध संवृत की जब बात करते हो तो ए और ओ आपको देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 113 कहते हैं री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो मूर्धन्य होता है, जिसे कठोर तालु के नाम से भी आप कह देते हो, मूर्धन्य या मूर्धा करके, वो आपको री का जो उच्चारण स्थान है वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ऊष्म व्यंजन क्या है, ये ऊष्मा नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन। चूँकि पूछा है आपसे कि ऊष्म व्यंजन क्या है, तो लिखा हुआ है 2016 का सवाल आपका बीटीसी, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है। क्या है, सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है, वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो है ऊष्म व्यंजन, जैसे अब मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक क्वेश्चन में बताया था, सा शा सा हा को लेकर के जब आप बात करते हो तो वो चीज़ें आपकी जो है वो ऊष्म व्यंजन में देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, उम्मीद है, आशा है कि ये बात भी आपकी जो है वो क्लियर हो गई होगी। यहाँ से 115 की बात कर लेते हैं। अनुस्वार स्वर को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। और ऐसे स्वर जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक जो है चांद का एक एग्जाम्पल दिया था। तो जैसे आंधी है, सांची करके है, चांद है, ये आपके अनुनासिक कहलाते हैं। जहाँ पर मुख तो है ही है आपका शामिल, और वहाँ पर नासिका यानी नाक भी जो है वो शामिल होता है। चांद, आप चांद करके बोलोगे, एक बार अपने आप से आप बोल के देखिए, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं नाक जो है वो उसमें हेल्प कर रहा है उस शब्द के उच्चारण में। ठीक है जी, तो अनुस्वार क्या होगा वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ मुख वाली बात, और अनुनासिक में मुख और आपका दोनों चीज़ें नाक के उच्चारण या उच्चारण स्थान जो है वो देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बीटीसी डीएलएड की प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है बुलेट रिवीजन की। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के होम पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको होम के बगल में वीडियोज़, उसके बगल में प्लेलिस्ट का एक आपका लिंक मिलेगा, एक आपका आप बोलो सेक्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे आपके प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप CTET पढ़ रहे हैं, आप UPTET पढ़ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश TET पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों का CDP आपका जो है, आपका EVS, आपका हिंदी, मैथमेटिक्स, सब कुछ मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, तो आप वह भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी डीएलएड की चीज़ें तो आपको वहाँ से मिलेंगी ही। आप किसी भी सेमेस्टर को लेकर के बात करो, सभी सेमेस्टर की आपकी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। हलंत से क्या अभिप्राय है, बीटीसी 2016 में पूछा था। कहते हैं हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण जो होते हैं वो हलंत होते हैं। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तब हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब स्वर रहित लिखना होता है तो क्या करते हैं, हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, तो आपका जो यहाँ से आंसर है वो आपका 2 लाइन में यहाँ से कंप्लीट होता है, और आपको 1 मार्क्स जो है यहाँ पर 2 से 3 लाइन में मिल जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश आपके अल्फ़ाबेट्स को लेकर के बात कर ली कितने होते हैं, तो आपके 26 वर्ड देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि जब आप हिंदी वर्णमाला को लेकर के बात करते हो तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। फिर से पूछ ले रहा हूँ मैं, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। चा वर्ग की ध्वनियाँ कितनी हैं, उनके नाम लिखिए। तो चा में क्या आता है, जैसे मैंने बोला स्पर्श व्यंजनों को लेकर के, तो का चा टा ता पा, यही होता है ना, का चा टा ता पा। तो चा में आपके चा छा जा झा इयाँ, एक चा वर्ग में 5 वर्ण देखने को मिलते हैं। वर्ग और वर्ण को ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्ग 5 और वर्ण उनमें 25। एक वर्ग में 5 होते हैं तो 5 × 5 25 हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा चा छा जा झा इयाँ। आगे बढ़ते हैं, गुणा में कौन सी संक्रियाएं होती हैं, लिखिए। तो गुणा में संक्रियाएं जो है वो गुणनफल है, गुणज है और गुणक। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आपका जो है उसमें गुणनफल भी देखने को मिलेगा, गुणज भी होता है एक, और एक गुणक भी होता है। आगे है इसमें 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। 3, 4, 5 में सभी का जो आपका प्लेस वैल्यू है वो पूछा है।
तो 5 इकाई का है तो हम 5 लिख देंगे। दहाई में क्या होता है, जो दहाई के स्थान पर अंक लिखा है उसे हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो अंक लिखा है 4, उसको हमने 10 से गुणा कर दिया तो 10 चौक 40 हो गया। ऐसे ही जब हम सैकड़े की बात करते हैं तो सैकड़े पे लिखा है 3 और सैकड़े में हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया। अगर ऐसे ही 3 के आगे कुछ आगे लिखा होता आपका तो उसे हम सैकड़े के बाद 1000 से कर देते हैं, ठीक है। तो वो 1000 में आपकी वैल्यू जो है वो देखने को मिलती है। उम्मीद आशा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। सास्वर पठन से क्या समझते हो आप? कहते हैं कि स्वर सहित वाचन सास्वर वाचन कहलाता है आपका। स्वर के साथ में अगर आप पढ़ रहे हो, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देख करके सास्वर पठन जो है, या आप तेज स्वर में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे हम स्वास्वर पठन कह देते हैं। और इसी में इसके हमें 2 भेद देखने को मिलते हैं, एक आदर्श वाचन होता है, एक अनुकरण वाचन होता है। तो जो आदर्श वाचन होता है, आइडियल टीचिंग, वो आपका टीचर के द्वारा की जा रही होती है। वहीं जब आप अनुकरण वाचन को लेकर के बात करते हो तो अध्यापक के द्वारा ये किया जा रहा होता है, छात्रों के द्वारा किया जा रहा होता है। जो टीचर पढ़ाता है उसका अनुकरण किया जा रहा होता है। आशा उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आपका बुलेट रिवीजन का जल्दी ही आपके सामने होगा। लाइक शेयर आप ज़रूर कर दिया करिए वीडियोज़ को। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।